गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीडियम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है निपुण भारत। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, उन्होंने इस मिशन को शुरू किया है। आज इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है और इस मिशन का एम क्या है कि हमारी कंट्री में जो है बेसिक लेवल की जो लिटरेसी और न्यूमरेसी होती है वो बच्चों को एटलीस्ट सिखाई जा सके, ताकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें ये एक विजन था कि मिनिमम लोग बच्चों को कम से कम बेसिक लेवल की न्यूमरेसी और जो बेसिक लेवल की लिटरेसी है, जो पढ़ना लिखना और कैलकुलेशंस जो होती है मैथ्स की, ये सब बेसिक लेवल पर तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, अब जो है रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी जो है वो ग्रेड 3 तक के जो बच्चों को एटलीस्ट जो है वो 2026-27 तक जो हमारा साल है तब तक एटलीस्ट जो है वो सबको आ ही जाए। ये इस निपुण भारत मिशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। ठीक है, अब जो है ये जो स्कीम है निपुण भारत मिशन जो है ये बेसिकली हमारी जो समग्र शिक्षा अभियान है उसी के अंदर इसको डाला जा रहा है और उसी के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सारे स्टेट्स और यूटीज में की जाएगी। अब हम देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान क्या है। यूनियन बजट 2018-19 में कहा था कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अलग चला रहे हैं, फिर माध्यमिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो मिडिल स्कूल के लिए अलग चला रहे हैं, टीचर एजुकेशन हम अलग चला रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं तो हमारी स्कूल एजुकेशन के लिए ही ना, तो इसको हम इकट्ठा कर दें अगर हम और एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखें स्कूल एजुकेशन के लिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए यूनियन बजट 2018-19 ने इस मिशन के लिए एक तरह से जो है वो अनाउंस किया और समग्र शिक्षा अभियान जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए एक ओवर आर्किंग स्कीम निकाल दी गई। ठीक है, इसके अंदर जो 3 सब स्कीम्स चल रही थी, जो ऑलरेडी चल रही थी स्कीम्स, सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये मिडिल स्कूल के लिए, फिर टीचर एजुकेशन जो अलग अलग चल रहा था, इन सबको इसी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो है वो डाल दिया गया। अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? आपको कई बार बताया, सेंटर जो है वो उसमें कुछ पैसा देता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है या फिर यूटीज जो है वो खुद करती हैं। ठीक है, अब ये शेयरिंग पैटर्न इसका अलग अलग होता है, जैसे 90-10, 60-40 अलग अलग पैटर्न होता है। ये हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का होता है। ठीक है, अब इस स्कीम में ये भी सोचा गया समग्र शिक्षा अभियान में कि पहले हम सिर्फ क्या करते थे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस रहता था कि हाँ हमने अगर समझ लो ये प्रोजेक्ट बना दिया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो इतनी शिक्षा, हमारी एजुकेशन जो है वो इतनी डेवलप हो गई। लेकिन इसमें कहा कि प्रोजेक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, हमको सच में ही परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, स्कूलिंग के आउटकम्स को इंक्रीज करना है। तो एजुकेशन के ऊपर फोकस जो है वो बढ़ाया गया। प्रोजेक्ट तो जो है वो होंगे ही, सिर्फ प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का काम ही नहीं है, असल में स्कूल की परफॉर्मेंस और जो सिस्टम के लेवल की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना जो है वो असल फोकस कर दिया गया। टीचर्स की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इसके अंदर मेन एम्फेसिस डाला गया। उसी के थ्रू ही हम स्कूल एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Nipun Bharat Mission. So Department of School Education and Literacy, which is under the Ministry of Education, it is implementing this program, Nipun Bharat Mission, and this program is aimed to create an enabling environment so that we can ensure at least foundational literacy and numeracy is acquired by the by our children around the country. Okay, so we want to deliver at least basic level of reading, writing and numeracy skills to our children by the end of grade 3 and by 2026 to 2027 we want to realize that every child achieves such level of basic literacy and numeracy skills. Okay, so this scheme will be implemented by Department of School Education and Literacy, and it will function under the aegis of the Samagra Shiksha Abhiyan. Okay, so let us see what is this Samagra Shiksha Abhiyan. It was realized in Union Budget 2018-19 that currently we have different schemes catering to different sub-units of school education, but we should have a holistic approach and we should subsume all those schemes under one umbrella scheme. This umbrella scheme was later made out to be Samagra Shiksha Abhiyan, and all the schemes such as Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Teacher Education, all these 3 schemes were subsumed in this Samagra Shiksha Abhiyan. Okay, so
Now, this Samagra Shiksha Abhiyan is catering to the needs of the entire school education sector, extending from preschool to class 12. Okay, and the main objective of this scheme is to improve schools' effectiveness, which will be measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes. And a very good focus was made, that a very good realization was made basically, and it was realized that we do not merely need to focus on the project outcomes, but only the projects, but we have to see the outcomes that come out of those projects. Okay, so the actual importance for us to develop the school education system is by improving the systems level performance and the schooling outcomes. So from project, the focus shifted to outcomes. Okay, so earlier we were just assuming that if we start implementing these projects, schooling outcomes will improve automatically, but now the focus has shifted to outcomes only. Okay, so this is a positive development for us. And two major emphasis have been given by this scheme to improve this quality of education, the school education, which is teacher and technology. So both of these parameters will be improved, so that school education improves in the country as a whole. Okay, so now let us see the next topic, which is child soldiers. तो यूएस ने एक लिस्ट निकाली है जिसके अंदर जो है पाकिस्तान और अदर ऐसी 14 कंट्रीज हैं, टर्की भी है उसके अंदर, और उनको कहा गया है कि ये कंट्रीज जो हैं, ये इनकी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मिलिशिया को या ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं जिसमें चाइल्ड जो है सोल्जर्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यूएस का एक एक्ट है CSPA, इसको यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि हर साल इनको पब्लिकेशन देनी होती है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो जो ट्रैफिकिंग हो रही है बच्चों की उसके बारे में रिपोर्ट देता है, और क्या कोई कंट्री चाइल्ड सोल्जर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इसको भी देखता है. ठीक है, फिर उसी पिछले साल, अब जैसे इस साल जो रिपोर्ट आई है, अब ये रिपोर्ट जो है उसने अप्रैल 1 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में देखा कि ये जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं ये जो है छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं. ठीक है, एज अ सोल्जर. अब जो है छोटे बच्चों का इस्तेमाल एज अ सोल्जर जो है वो 15 ईयर्स से अगर कम एज के कोई बच्चे हैं उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता एज पर UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. लेकिन जो हमारा ICC है उसमें भी जो इसको है वो वॉर क्राइम जो है वो डिक्लेयर किया गया कि अगर कोई कंट्री छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रही है अपने आर्म्ड फोर्सेस में या फिर किसी भी मिलिशिया ग्रुप में, कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड किसी ग्रुप में, तो वो एक वॉर क्राइम है और उसके ऊपर एक जो है वो कंट्री के ऊपर कार्रवाई हो सकती है. फिर एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है इस UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का, जिसमें कहा गया है कि 18 साल से नीचे के लोगों का या 18 साल से कम उम्र के बच्चों का जो है वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर कोई करता है तो वो उसके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं. तो जो ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल है इसको यूएस ने साइन किया हुआ है. ठीक है, अब इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल को साइन करने की वजह से जो है यूएस को ये एक्ट बनाना पड़ा. ठीक है, CSPA. अब इसी एक्ट के अंदर जो है स्टेट डिपार्टमेंट जो है यूएस की, जो फॉरेन मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो यूएस गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है कि ये कंट्रीज जो हैं ये वायलेट कर रही हैं CSPA को, हमारे एक्ट को, और इसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए. ठीक है, फिर अगर उसके खिलाफ एक्शन क्या लेते हैं, ठीक है, जो कंट्रीज है जो है अगर ऐसा छोटे बच्चों को या फिर बच्चों को जो है वो आप एम्प्लॉय करती है आर्म्ड उसमें मिलिशिया में या फिर किसी भी ऐसे मिलिट्री ग्रुप में, तो क्या किया जाता है, यूएस गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन लेती है, उन कंट्रीज़ के ऊपर उनकी मिलिट्री असिस्टेंस के ऊपर रोक लगाई जा सकती है. फिर जो एक तरह से डिफेंस सपोर्ट दिया जाता है, मनी सपोर्ट दिया जाता है, मिलिट्री एजुकेशन या ट्रेनिंग दी जाती है, या इक्विपमेंट जो उनको जो बेचनी होती है, डायरेक्ट सेल्स करती है जो यूएस गवर्नमेंट, उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई जा सकती है. ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक प्रोविज़न है, ऑफ कोर्स अब इसका ही इस्तेमाल करेंगी जो ये कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान या जो 14 अदर कंट्रीज़ हैं. इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो हैं यूएस के, उनके पास एक पावर दी हुई है कि वो वेवर दे सकते हैं उनमें से किसी भी कंट्री को, अगर उनको लगता है कि हाँ उस कंट्री ने कुछ जो है एक्शन लिए हैं और इस चाइल्ड जो है
सोल्जर्स को जो है ये एक तरह से परंपरा के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान अपना तालिबान का जो इशू है या अफगानिस्तान के जो इस टाइम पर उसके पास एक तरह से लीवे है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए यूएस के ऊपर प्रेशर डालेगा, प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और वो इस वेवर का इस्तेमाल करने में कर सकता है, ठीक है। तो ये अब देखने वाली बात है कि क्या ऐसा करता है पाकिस्तान। ऑफ कोर्स करेगा ही, कि नहीं तो उसके ऊपर तो जो मिलिट्री असिस्टेंस वगैरह उसको मिल रही है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो उसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ जो है यूएस को एक तरह से इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। अब क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट कर सकते हैं अगर जो है किस तरह की सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है वो प्रोहिबिट करते हैं यूएस, अगर जो है कोई कंट्री इस लिस्ट में आ जाती है। जैसे डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स जो हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट की, मिलिट्री फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी उसको यूएस की तरफ से उस कंट्री को, ठीक है। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर रोक लग जाती है अगर कोई कंट्री इस लिस्ट में आ जाए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी this topic in English. Child soldiers. So US has released a list in which Pakistan is there with 14 other countries, and this list recognizes that this specific foreign government is involved in employing child soldiers, and it recruits child soldiers through a government supported program. Okay, so of course Pakistan, we all know terrorist groups which are government supported in Pakistan, they employ these child soldiers and they recruit them, and against several other countries, not just India, of course. These child soldiers are also attacking Afghanistan and the entire region. So US government has found it out, and it has included Pakistan and 14 other countries. Turkey is also there in this list. So there is an act in US Child Soldiers Prevention Act. It was introduced in 2008, and since then the US government is releasing this list. And what does it do if it finds that there are some that these countries are employing or recruiting child soldiers? Then the US government is forced to suspend military aid, money, any military sales to that country. Okay, so basically any military cooperation with that country is suspended because that country is employing children in their armed groups. Okay, so who is a child soldier? We have to see this. So UN's Convention on Rights of Child, it says that any country which employs or uses children below the age of 15 in any armed group, that country is violating this convention. And these people who are below the age of 15 will be called as child soldiers, and it is prohibited, of course. And the ICC, the Rome Statute, the International Criminal Court, considers it as a war crime, that if any country is employing children in their armed forces or armed groups, then that country is committing a war crime. There is an optional protocol to this UN convention, which is the CRC. And it prohibits kids under the age of 18 from being compulsorily recruited into state or non-state armed forces. Okay, so the US has signed this optional protocol. That's why the US has enacted this US Child Soldiers Prevention Act, and it releases a list of countries who are actually involved in such employment or recruitment of children in their armed forces or armed militias. Based upon that, this list is published by the US Secretary of State, and it calls out the government to suspend military cooperation with that country. But there is a loophole in that. I am calling this a loophole because many countries utilize this loophole to get out of this list or get out of the suspension of military cooperation with the US. Okay, so this act allows the president to issue a waiver, a national interest waiver for these countries who are actually violating that act. But president believes that this country is improving on this aspect, and in that case the president can give a waiver to that country so as to restore military cooperation with that country. So now
as we know that Pakistan's role in Afghanistan's war or the withdrawal of the US forces from Afghanistan is very important is very important. So Pakistan may pressurize or may lobby to the US president or to the US administration, and it may obtain this this waiver from the president, from which is currently which it may not which it does not have at this moment, because it is covered under this list. So Pakistan will lobby that president should issue a waiver to Pakistan from this act. Okay, so there are some prohibitions which are imposed upon the countries which come under this list. So US suspends any direct commercial sales of military equipment, it stops financing that government or that country, it stops any military education and training with that country, and so on. So these prohibitions are imposed upon those countries who come under this list. Okay, so now let us see the next topic, which is लास्ट आइस एरिया. तो एक ग्रीनलैंड के पास एक एरिया है, वहाँ पर उस एरिया का नाम रखा गया है लास्ट आइस एरिया. लास्ट आइस एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लाइमेट प्रोजेक्शंस ऐसा कह रही थी नेशनल ज्योग्राफिक की खासकर, कि जो समर आइस होती है आर्कटिक वाले रीजन में, वो 2040 जब तक आएगा तब तक वो पिघल चुकी होगी. ठीक है, लेकिन एक एरिया रह जाएगा जो है लास्ट आइस एरिया. लेकिन एक बहुत ही बुरी डेवलपमेंट हुई है. अब देखने को ये मिला है कि जो लास्ट आइस एरिया जिसको हम सोच रहे थे कि ये कभी नहीं पिघलेगा, ये भी पिघलना शुरू हो चुका है. ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? नदर्न कनाडा और ग्रीनलैंड के जो है पास में ही लोकेटेड है. और ये पहले जो हम ये सोच रहे थे कि ये एटलीस्ट कभी ये नहीं पिघलेगा, बाकी आर्कटिक जो है वो समर के टाइम पर पिघल चुका होगा, लेकिन ये एरिया जो है वो इंटैक्ट रहेगा. लेकिन अब ये एरिया भी पिघलने लग गया है, तो ये हमारे लिए बहुत जो इम्पॉर्टेंट कंसर्न हो गया है. क्योंकि अभी क्या है कि वहाँ पर बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं आर्कटिक में जो आइस के ऊपर ही जो है वो जिंदा हैं. ठीक है, जैसे पोलर बेयर्स हैं या वॉलरस हैं. जब अगर समर सीजन में वहाँ पर आइस रहेगी ही नहीं, तो ये स्पीशीज़ जो हैं वो कहाँ जाएंगी, वो कैसे सर्वाइव करेंगी? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू आ सकता है. अब क्या रीजंस हैं? पहला रीज़न तो ये है कि 80% जो है ये मेल्टिंग वो इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर वेदर रिलेटेड फैक्टर्स हैं. जैसे हवा इतनी तेज़ चलती है तो उससे क्या होता है, जो आइस है वो मूव होती है या वो टूट जाती है. ठीक है, लेकिन 20% ये भी एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो है ये जो लास्ट आइस एरिया था ये भी पिघलना शुरू हो चुका है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. लास्ट आइस एरिया. सो अ रीजन which is located near Greenland and Canada. It is called the last ice area. It has also started to melt. So in 2015, National Geographic was assuming that, of course, the Arctic summer ice may start melting by the year 2040, but there will be an area, last ice area, which will remain intact, which will be able to withstand the global warming. But now we have received this bad news, or there has been an observation that this last ice area has also started to melt. Okay, so why is this area important? Because we were assuming that even though most of the Arctic will start disappearing by the year 2040 during the summers, of course, but this last ice area will remain intact. So the Arctic species like polar bears and walruses, they may move there and they may survive. Okay, but now if this last ice area also starts melting away, then there will be no ice during summers in Arctic. Then it will be very difficult for these species to survive. Okay, so there are two reasons. Basically 80% of this ice thinning is being attributed to the weather related factors such as winds, which break up this ice and move the ice around and it starts melting away. But there is also a concern that global warming is fueling such a melting of ice in that area, and we have to do something to stop this melting away of this last ice area. Okay, so now let us see the next topic, which is Global Peace Index. तो 15th एडिशन जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स का उसको रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने. और इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रीज़ की रैंकिंग की जाती है. 163 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं
उनकी रैंकिंग की जाती है कि वो कितनी पीसफुल है। तो इंडिया का रैंक उसमें आया है 135, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हुई है 2 रैंक्स की एज़ कम्पेयर टू 2020 का जो हमारा रैंक था, उसमें 2 रैंक्स की हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। आइसलैंड जो है वो सबसे पीसफुल कंट्री उसको कहा गया है, और ये 2008 से जो है नंबर 1 पर आइसलैंड ही रहा है, ठीक है। और जो अफगानिस्तान है वो लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड है पिछले 4 साल से, ठीक है। अब ऑफ कोर्स हमको पता ही है कि क्या रीजंस है उसके। अब कैसे मेजर करता है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको कैसे मेजर करता है कि कोई भी कंट्री कितनी पीसफुल है? तो 3 क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली। एक तो सोसाइटल सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पर, ठीक है, सोसाइटी में कितनी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। डोमेस्टिक या कोई इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा वहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा मिलिटराइज हो रही है तो भी जो है उसका भी क्राइटेरिया देखा जाता है। तो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर जो है वो रैंकिंग्स दी जाती हैं, और इसी के बेसिस पर जो है वो ये इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। अब इसको पब्लिश कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इनके साथ पार्टनर करते हैं, और जो है जितना भी डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में उसका यूज करके इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021. So the 15th edition of Global Peace Index has been released recently, and this is released by Institute for Economics and Peace, and it ranks almost 163 countries or territories according to their level of peacefulness. So India has obtained 135th rank out of 163 countries, and it has seen an improvement of 2 ranks as compared to last year. Iceland remains the most peaceful country in the world since 2008. It is occupying the first spot. Afghanistan is the least peaceful country in the world for the 4th consecutive year, and we all know why Afghanistan is the least peaceful country. So how does this index, how does IEP develop this index? So there are 3 basic criteria based upon which this global peace index is released. So the first one is how much safety and security is there in that country's society, and if there is any domestic or international conflict going on in that country, and the degree of militarization also. Okay, so India might be performing poor in this militarization and this societal conflict and safety and conflict safety and security area. Okay, and what is this? Let us see something about this global peace index also. It is published by IEP and Economist Intelligence Unit. There's a magazine called The Economist. They have their Economist Intelligence Unit. They partner with this IEP and they collate data from several think tanks and institutes, and based upon that data they formulate this Global Peace Index 2021. Okay, so now let us see the next topic, which is malaria free China. तो WHO ने जो है वो चाइना को मलेरिया फ्री जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब ये सबसे पहली कंट्री बन रही है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो कि मलेरिया फ्री हो रही है 30 साल के बाद, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सबसे पहली तो नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया 1981 में, सिंगापुर जो है वो 1982 में, और ब्रुनाई जो है वो 1987 में जो है वो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। अब चाइना ने इतनी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कैसे अचीव की? चाइना ने बहुत एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इस्तेमाल की, जिसमें एंटी मलेरियल मेडिसिन को जो है वो यूज़ किया, फिर जो है मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड जो थे एरिया वहाँ पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, ठीक है। फिर एक 523 नाम प्रोजेक्ट चलाया था उन्होंने 1967 में, जिसके अंदर आर्टेमिसिनिन, ठीक है, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, उसका इस्तेमाल बहुत लार्ज लेवल पर किया गया, ठीक है। फिर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स जो है वो बहुत सारे नेट्स क्या होते हैं जो उससे मच्छरों से बचा जाता है, ठीक है, मस्कीटो से बचा जाता है, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, खासकर उन एरिया में जहाँ पर मलेरिया जो था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। फिर 2003 में उन्होंने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करी, लेबोरेटरी इक्विपमेंट बढ़ाए, मेडिसिन जो है मस्कीटो कंट्रोल, ये सारी चीज़ें उन्होंने बढ़ाई, इसको एक तरह से स्केल इसका बढ़ाया, और फिर एक 137 स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट करी। अब 137 स्ट्रेटजी क्या थी? जिसमें ट्रीटमेंट से डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक को जो है वो कवर किया गया। 137 स्ट्रेटजी क्या कहती थी कि एक दिन के अंदर अंदर जो है अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है तो एक दिन के अंदर अंदर वो डायग्नोस हो जाना चाहिए। 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसकी स्प्रेड कितना ज़्यादा हो चुका है मलेरिया,
उस एरिया में उसकी स्प्रेड को जो है वो डिटरमिन हमको कर लेना चाहिए, और 7वें दिन तक हमको उस पूरे रीजन में जो मलेरिया की जो स्प्रेड है उसको रोक लेना है, ठीक है। तो ये 137 स्ट्रेटजी को अपनाया उन्होंने, और इससे जो है वो एक तरह से पिछले 4 साल से मलेरिया के कोई केस चाइना में हमको नहीं मिला है देखने को, तो इसलिए उसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। अब इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है, तो अभी हमने दिसंबर में देखा था ना, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट निकली थी WHO की, तो इंडिया जो थी, जहाँ पर एक ओनली हाई एंडेमिक कंट्री, मतलब जहाँ पर वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है मलेरिया, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हमारे जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। अब लार्जेस्ट ड्रॉप जो है वो हमें देखने को मिला कि 20 मिलियन लोगों को पहले होता था, तो अब वो है सिर्फ 6 मिलियन लोगों को हुआ मलेरिया, ठीक है। और हमने जो मलेरिया की मॉर्बिडिटी, मतलब उससे बीमारी जो होती है, वो उसमें भी 83.34% का हमने रिडक्शन कर लिया, और जो उससे मोर्टेलिटी, मतलब जो उससे डेथ हो जाती है मलेरिया से, उसमें भी हमने 92% का जो है वो डिक्रीज करके दिखाया, ठीक है। अब ये सब कैसे हो पा रहा है, क्योंकि हमने 2017 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन एक प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है। तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया था 2017 में, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको जो है 2030 तक कंट्री से मलेरिया को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर मलेरिया सर्वेलेंस, फिर जो है अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ आउटब्रेक्स, वही सारा जो चाइना का काम है, ठीक है, जो चाइना ने किया था, वही सारा इसका देख रहे हो आप, वही सारे जो है वो इसके अंदर स्ट्रेटजीज में जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। अब मलेरिया क्या है, ये एक प्रोटोजोअन डिसीज है, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, तो उसकी वजह से मस्कीटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज जो है ये मलेरिया होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फीवर, टायर्ड हो जाते हैं, वॉमिटिंग आती है, हेडेक होती है, ठीक है। तो कई केसेस में येलो स्किन, सीजर, कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है, सिवियर सिचुएशन में होता है, और कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी अभी तक वैक्सीन मिली नहीं है मलेरिया के लिए, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले न्यूज़ में चल रहा था एक वैक्सीन आ गई है, बट वो भी लार्ज स्केल पर उसको अडॉप्ट करने का जो है वो अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं चला है, तो कोई वैक्सीन अभी नहीं है वैसे इसके लिए, ठीक है। अब ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर ज़्यादा मच्छर होते हैं, मस्कीटो की ज़्यादा डेंसिटी है जहाँ पर, वहाँ पर ही ज़्यादा होता है मलेरिया, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो ये मस्कीटो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, फिर ट्रांसमिशन को रोकना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Malaria free China. We all have seen that China has been declared as malaria free, and WHO has declared that there is no case of malaria in China from the last 4 years. So China is the first country in the Western Pacific region to be declared malaria free after more than 30 years, and Australia was declared malaria free in 1981, Singapore in 1982, and Brunei in 1987. So how did China achieve this feat? China adopted a multi-pronged approach. Okay, so from giving anti-malarial medicines to targeting the breeding grounds of mosquito and using insecticide sprays in that area, China coherently adopted a strategy to counter this malaria. Okay, so they adopted a 5-3 project in 1967, in which they distributed artemisinin. Okay, so it is the most effective anti-malarial drugs which is available today, and they started giving it on a combination based upon some combination therapies. So what is combination therapy? So you are giving it artemisinin along with some other medicines, so that its effectiveness becomes most potent. Okay, and in 1980s it started distributing insecticide treated nets. Almost 2.4 million nets were distributed by 1988, and the cases started dropping in 1990s. And in 2003 China trained its entire staff, and it started a 137 strategy based upon that. So what is this 137 strategy? The one in this strategy means that in 1 day deadline, you have the person who is suffering from malaria, that person will have to report the diagnosis of malaria, and within 3 days the staff or the healthcare staff, they will determine the spread of malaria disease in that area within 3 days, and within 7 days the spread of the malaria disease will be contained in that region. Okay, so this 137 strategy
worked out pretty good for China, and because of it, now China has been declared as malaria free because it did not report any case of malaria in the last 4 years. So how India has performed? So World Malaria Report 2020, it says that India was the only high endemic country which has reported a decline of 17.6% in 2019 as compared to 2018. So India also contributed to the largest drop in cases from almost 20 million to about 6 million now. Okay, so there was almost a 1.8% decline in malaria cases from between 2000 to 2019, and India has been performing good in that respect. We have also launched a similar strategy which is called the National Framework for Malaria Elimination. So it was launched in 2017 by the Ministry of Health and Family Welfare, and according to this strategy, we want to eliminate malaria from the country by the year 2030. So similar arrangements have been made like China has done. Surveillance, then detection and prevention of outbreaks. All these strategies are adopted in this framework also, so that we can eliminate malaria from our country by the year 2030. Okay, so what is this malaria? So it is basically a mosquito-borne infectious disease which is caused by parasitic protozoans. Okay, so Plasmodium type of protozoa, it causes this malaria. We have some common symptoms like fever, vomiting, headaches and all that. In some cases, in severe cases basically, it can lead to coma or death also. Okay, so currently there is no vaccine for malaria. Of course, there was one recently. A company claimed that they have made a vaccine, but as it is not yet approved for wide scale use by the WHO, we must not assume that there is a vaccine at this moment. So how this malaria spreads in the region, in any region, it is basically dependent upon mosquito population density, and where there is a high density of mosquitoes, there is a huge chance that there will be transmission from mosquito to humans and from humans to mosquitoes also. So in that context, malaria prevention must be focused on areas where there is high population density. Okay, so India is also focusing on this approach, and if all goes well, we will also be able to eliminate malaria from our country by the year 2030. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.